कहानी शुरू करते हैं। हेलो ऋतिक अंकल, आज आपको देखे हुए लगभग 10 साल हो गए हैं और आज भी आप ऐसे ही लगते हैं जैसे 10 साल पहले दिखते थे। कैसे अपने आप को इतना जवान रखते हैं? मैं उन्हें निहारता हुआ कह रहा था और ऋतिक अंकल जो है वह मुझे देख कर के हंसते हुए बोले, क्यों मजाक कर रहे हो और मेरी टांग खींच रहे हो? चलो आओ, बहुत दिनों बाद आए हो। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कहते हुए रहोगे। लगता है जैसे ऋतिक अंकल को देखे हुए अभी कुछ समय ही हुआ हो। वैसे कि वैसे जवान और हैंडसम लग रहे थे, जैसे कि मानो उनके लिए उम्र ढल रुक सा गया हो। ऐसा लगता ही नहीं है कि आज ऋतिक अंकल जो है वो 55 साल के पूरे कर चुके हैं। हमारी कहानी का शीर्षांक है 55 की शादी। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। यह बोलते हुए ऋतिक अंकल ने मुझे डाइनिंग टेबल पर बैठाया और यहाँ पर खाना लग चुका था। खाना ऐसा लगा था जैसे मानो वहाँ पे 10 से 12 लोग खाना खाने वाले हैं। खाने के लिए मैं और ऋतिक अंकल ही थे। मैंने ऋतिक अंकल को बोला, क्या कोई पार्टी दे रखा है? ऐसा लग रहा है जैसे आपने बहुत सारे लोगों को बुला रखा है। और भी लोग आने वाले हैं क्या? ऋतिक अंकल ने कहा, बेटा मुझे पता चला कि तुम आ रहे हो तो मैंने तुम्हारी पसंद की ढेर सारी चीज़ें बनाई। मुझे पता नहीं था कि कौन सा चीज़ तुम्हें अच्छा लगेगा, इसलिए जो भी मन में आता गया मैंने बनाता गया और ये बनाते बनाते इतने सारे हो गए। तुम्हें जो पसंद है तुम वो उठाकर खा लो। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इतने दिन बाद आए हो और तुम्हें बेमन का खाना पड़े। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई हैं। मैंने ढेर सारी चीज़ें बना ली हैं। ऋतिक अंकल मुझे अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करते थे। इस बात का एहसास मुझे हमेशा से था और पता था कि बड़े दिनों बाद मैं पढ़ाई करके दिल्ली से यहाँ आया हूँ। मुझे महसूस ही नहीं हो पाया कि मैं अपने घर आया हूँ या अपने मम्मी पापा के यहाँ पे। मेरे मम्मी पापा नोएडा में रहते हैं और मेरे को ऋतिक अंकल के यहाँ पे आए हुए लगभग 10-15 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। मेरे अंकल जो हैं वो कोटा राजस्थान में रहते हैं। हालांकि हमारे यहाँ घर में आना जाना तो ऋतिक अंकल का रहता है, लेकिन अंकल अभी अकेले ही रहते हैं, इसलिए ज़्यादा समय वो अपने घर पर ही रहना पसंद करते हैं। मैं काफ़ी दिनों बाद अपने घर पर आया हूँ। वैसे तो मुलाकात दिल्ली में होता रहता था, आना जाना होता था तो, लेकिन अंकल के यहाँ पे बड़े दिनों बाद आया हूँ। लगभग 10-15 साल हो चुका होगा, तो वहीं पर हो जाता था मुलाकात। पर घर उनके आना बहुत कम ही हो पाया है। मम्मी पापा के साथ लास्ट टाइम आया था और इतने दिनों बाद फिर से आया हूँ। जैसे हम लोगों ने खाना खाया उसके बाद ऋतिक अंकल ने मेरे लिए शायद रूम वगैरह सब कुछ टाइडी कर दिया था, पहले से ही तैयारी कर रखा था। उन्होंने बोला कि एक काम करो, जाओ मुंह हाथ धो करके गुड नाइट करना है तो गुड नाइट कर लो। तुम्हारे रूम पर टीवी लगा रखा है तो आराम से टीवी देख करके सो सकते हो। मैंने सिर को हाँ में हिलाते हुए वहाँ से चला गया और अपने रूम पर जाते हुए अंकल को देख रहा था। वो डाइनिंग टेबल से पूरे टेबलें उठा रहे थे एक एक करके, और मैंने उनको देखा तो सोच में लग गया था कि अंकल अकेले रहते हुए कैसे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुमीत है और आज आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में जिसका नाम है अनुमीत की कहानियाँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ, यह कहानी 15 साल की उम्र से बड़ों के लिए है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग और प्यारी वीडियोस, डेटिंग स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल में बने रहें। थैंक यू। आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को, जो भी कहानी है और कहानी के पार्ट हैं, यह कहानी प्रस्तुत की गई है, जितनी भी रचनाएँ हैं ये सिर्फ परिकल्पना है। यदि किसी से मेल खाता है तो यह सिर्फ एक संयोग होगा। इससे मेरा या मेरे चैनल का कोई भी लेना देना नहीं है। यह ना चैनल में बताया गया कहानी किसी किताब या उपन्यास से ली गई। यह सिर्फ मात्र मेरी परिकल्पना है। इस परिकल्पना में मैं आप लोगों को मनोरंजन कर रहा हूँ।
यदि किसी प्रकार का नाम या व्यक्ति विशेष का मेल प्रस्तुत होता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। और किचन की ओर ले जा रहे थे। मैंने उनको कहा भी, क्या अंकल मैं कोई मदद करूं? तो उन्होंने प्यार से बोला, बेटा आराम करो, मैंने ही आपको बोला ना आराम करो, इसलिए जो काम मेरा है वो मुझे करने दो। सुबह को मेरे दरवाजे पर ऋतिक अंकल ने नॉक किया। बोलने लगे, बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई, चलो जॉगिंग करने चलते हैं। यहाँ की सुबह की मॉर्निंग वॉकिंग बहुत अच्छा रहता है और तुम्हें अपने दोस्तों से भी मिलाता हूँ। बड़े दिनों से तुम्हारी तारीफ़ सुन कर उन लोगों को भी तुमसे मिलने की इच्छा हो गई है। वह चाहते हैं तुम्हें भी कि मैं मॉर्निंग वॉकिंग में लेकर आऊँ और उनसे मिला देता हूँ। मैंने ऋतिक अंकल को बोला, ठीक है अंकल, बस थोड़ा सा फ्रेश होकर के आ रहा हूँ। और ये बोल करके मैं अपने नित्य काम में लग गया। फ्रेश वगैरह हो करके मैं दरवाजे पे ही शायद थे ऋतिक अंकल, और वहाँ पर मैंने दरवाज़ा जैसे ही खोला तो देखा कि चाय, और बोल करके दरवाज़ा खोला तो ऋतिक अंकल तब तक चाय तैयार कर चुके थे। मैं बाहर निकला तो चाय की प्याली मेरे हाथ में देते हुए बोले, लो चाय पी लो और चलो निकलते हैं। मेरे हाथ में चाय की प्याली देते हुए बोले। चाय पी करके मैं और ऋतिक अंकल बाहर निकल गए। जॉगिंग करने के लिए हमारा जो अपार्टमेंट था उससे कुछ ही दूरी पर ही एक गार्डन था जहाँ पर ढेर सारे लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकल चुके थे। मुझे पता ही नहीं था कि सुबह इतने लोग भी जल्दी उठ जाते हैं। मैं उनके साथ 2-3 राउंड किया जॉगिंग में और एक जगह बैठ गया। ऋतिक अंकल ने अपने दोस्तों से मिलाया, बहुत ही अच्छे थे। सभी ने मुझे हंसते हुए वेलकम किया और मेरी ही बातें कर रहे थे, जैसे मानो हम उन लोगों को कुछ स्पेशल हों और सब चीज़ें मेरे ही बारे में हो रही थी। लगता है ऋतिक अंकल ने कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दिया था और इस तारीफ़ में ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कल मुझे अपने बारे में कुछ बताने का मौका ही नहीं दे रहे थे। वहाँ पर ऋतिक अंकल बस मेरे बारे में ही बोले जा रहे थे कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। उसके बाद फिर हम लोगों ने रूम पर आया तो देखा हमारे यहाँ पर मैड आकर बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी। साथ ही उन्होंने पूछा, साहब खाना पका दूँ? ऋतिक अंकल ने काम वाली बाई को खाना बनाने से मना कर दिया और बोला, मैं अपने बेटे के लिए अपनी पसंद का खाना आज बना लूँगा। क्या राहुल, तुम्हें खीर पसंद है ना? आज मैं तुम्हारे लिए खीर पूड़ी बना लूँगा, तुम्हें पसंद है ना? और हंसते हुए मुझे बोलने लगे, बचपन में तो मेरे कपड़े ही गंदा कर दिया करते थे खीर खाते खाते, आज तो नहीं करोगे ना? हम लोग हंसते हुए वहाँ पर एक दूसरे के कमरे में अपने अपने कमरे में चले गए और मैं अपने कमरे में जा कर के फ्रेश वगैरह हुआ और फ्रेश होकर के सुबह के 11 बज चुके थे। मैं ऋतिक अंकल के से बैठकर कुछ बातें करना चाहता था। ऋतिक अंकल ने कहा, हाँ राहुल कहो ना, क्या बात है? ऋतिक अंकल ने बोला, हाँ राहुल बोलो, क्या बात करना है? अब जब पूरी तरह से बेफिक्र होकर आराम से हम बैठे थे तभी एक बात मैंने छेड़ दी। ऋतिक अंकल को शायद वो आज बात मुझे छेड़ना नहीं चाहिए था, फिर भी मेरा मन तो था इसलिए मैंने कह दिया। ऋतिक अंकल, आप बहुत दिनों बाद से कुछ कहना चाहता था मुझे, पर शायद मुझे कहीं ना कहीं पर आपसे कुछ बोलना चाहता था। ऋतिक अंकल बोले, हाँ बेटा बोलो ना, क्या बात है? राहुल तुम मुझे सीधा साफ बात बोलो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। यदि कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है जो तुम अपने घर वालों से, अपनों से नहीं बोल सकते, वो भी मुझसे शेयर कर सकते हो, तो बता सकते हो। कोई भी बात ऐसी है जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मम्मी पापा से बात करने में दिक्कत है तो मुझे बोल सकते हो। मैं हर प्रकार से तुम्हारी हेल्प करूँगा, मदद करूँगा। राहुल ने कहा, नहीं, मैं अपने बारे में नहीं बात करना चाहता हूँ, मैं आपके बारे में बात करना चाहता हूँ। मुझे गौर से देखते हुए बोलने लगे, क्या बात है बेटा, मेरे बारे में क्या बात करना चाहते हो? देखो अंकल, आप इतने दिनों से अकेले हो, मैं आपसे अभी इस बारे में बात नहीं कर किया, पर आज जानना चाहता हूँ कि आपने शादी क्यों नहीं की? आप इतने अकेले क्यों रहते हैं? आपने अपनी ज़िंदगी में आगे क्यों, मतलब चाची जी को क्यों मौका नहीं दिया? मैं जब भी आपको देखा, अकेले देखा, मैं मम्मी पापा से पूछता हूँ तब भी वो कुछ नहीं बताते। आज मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ, क्या बात है?
आज तक आपने शादी क्यों नहीं की? अपने जीवन में किसी और को जगह क्यों नहीं दी? यही पूछना चाहता था मैं आपसे। समझ नहीं आता आप अपने आप को अकेला रखना क्यों पसंद करते हैं। ऋतिक अंकल ने जैसे मेरी बातों को सुन करके कुछ ख्यालों में खो गए। जैसे लगता है उनका बीता हुआ कल उनके सामने आ गया हो। वह मुझे सोच कर टहला करके बहला फुसला कर इन बातों को भुला दूँ, पर मैं अपनी बात से अडिग था। मैं जानना चाहता था कि ऋतिक अंकल ने आज तक शादी क्यों नहीं की, जबकि उनके लिए ढेरों रिश्ते आए, फिर भी उन्होंने मना कर दिया। देखने में भी हैंडसम थे। ऐसा भी नहीं था कि उनको कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। मैं जानना चाहता था कि ऋतिक अंकल ने शादी क्यों नहीं की। अब मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ कि रिश्तों का मतलब समझता हूँ, अकेले रहने का मतलब समझता हूँ। इसलिए आज मैंने यह सवाल अंकल से कर दी। मैं भी चाहता था कि किसी के जीवन में खुशियाँ आए, ढेर सारी खुशियाँ। अकेले रहने से तो सिर्फ और सिर्फ गम, तकलीफ़ और बेबसी होती है। यही सोच करके मैंने ऋतिक अंकल से यह सवाल किया था आज, और पूछना चाहता था कि अंकल ने कहा यह सब बात बोलने की तो नहीं होती, पर मैं तुम्हारी बात कभी काटना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हें बताता हूँ। और एक लंबी सांस लेकर के उन्होंने मुझसे कहने लगे, बात उन दिनों की है। कॉलेज में मैं एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम गुंजन था। प्यार से उसे मैं गुज्जू कहा करता था। लेकिन जैसे हम लोगों ने पढ़ाई कंप्लीट हुई, मुझे लगता है कि गुंजन के पापा का ट्रांसफ़र हो गया था। लगता क्या है, वो तो गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उनका ट्रांसफ़र होता रहना कॉमन सी बात थी। पर वहीं उनके ट्रांसफ़र हो जाने के बाद उनको साथ साथ गुंजन भी चले गई। गुंजन से मिलना अब मुश्किल ही नहीं, ख़त्म सा हो गया था। मैंने गुंजन से कई बार मिलने के लिए कॉल किया, पर उससे बात नहीं हो पाती थी। एक दिन पता चला कि उनके परिवार वाले गुंजन की शादी करने के लिए हमारे शहर में लेकर आए हैं। शायद रिश्ते की बात चल रही थी, और संजोग से उसे मैंने देखा, और देखने के बाद पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई। और मिलने के बाद मैंने उससे पूछा था, तो उसने मुझसे शाम को मिलने का वादा किया। मैं जिस रेस्टोरेंट में हमेशा मिलते थे, उस रेस्टोरेंट पे इंतज़ार करने लगा। 4:15 का टाइम दिया था उसने। 6 बजे तक इंतज़ार करता रहा, पर वहाँ पे वो नहीं आई। दूसरे दिन मैंने उसे फ़ोन करके पता करने की कोशिश की, तो क्या था, वो क्यों नहीं आए ये जानना चाहता था। पता चला उसके पापा का एक्सीडेंट हो जाने के कारण वो सीरियस कंडीशन में अस्पताल ले जाना पड़ा था, जिसके कारण उनको वहाँ से आ पाना मुश्किल हो गया था। और इतना परेशान थी कि बड़ी मुश्किल से अचानक उनके जीवन में सब चीज़ें आ गई थी। डॉक्टर ने भी आराम करने के लिए बोला। मैंने पूछा था कि पापा की तबीयत अभी कैसी है, पर वो बहुत डरी हुई थी और मुझसे बोलने लगी, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं उसके पास जाकर उसकी परेशानी में साथ रहना चाहता था। मैंने पूछा कौन सा अस्पताल में है, तो उन्होंने मुझे हॉस्पिटल का नाम बताया। मैं हॉस्पिटल चला गया। वहाँ पर गुंजन और उसके परिवार के पूरे लोग, रिश्तेदार, सब कोई वहाँ आए हुए थे। हॉस्पिटल इतना भीड़ था जैसे मानो उनके परिवार का ही बस वहाँ पर डेरा हो और कोई नहीं। सब लोगों के चेहरे पर निराशा और उदासी छाई हुई थी। मैं गुंजन को देखा तो गुंजन ने भी मुझे आकर गले लगा लिया और रोते हुए मुझे बोलने लगी, ऋतिक मेरे पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? क्या हो गया मेरे पापा को? इतनी हंसी खुशी परिवार चल रहा था, मेरा अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया? मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तभी मैंने देखा उसके पूरे परिवार वाले मुझे और गुंजन को ही देख रहे हैं, और इस तरह से नज़र से देख रहे थे जैसे हमने कोई पाप कर लिया हो, क्योंकि गुंजन ने मुझे अपने बाहों में रखा और वो हट ही नहीं रही थी। यही सोच करके गुंजन को मैंने अपने सीने से हटाते हुए कहा, गुंजन ये अस्पताल है, तुम देखो सब कोई हमें देख रहे हैं। गुंजन ने कहा, देख रहे हैं तो देखने दो ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ तुम्हारे अलावा कोई और सहारा नज़र नहीं आता। जब मैं तुमसे दूर थी तब भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस समय मम्मी पापा ने मुझे बहुत ही डराया धमकाया था, मुझे लेकर चले गए। मैं यहाँ से जाना चाहती ही नहीं थी। तुम्हारा प्यार इतना गहरा था मेरे ऊपर कि मैं उसे कभी भी अपने अंदर से बाहर निकाल नहीं पाई। मैंने अब तक तुम्हारे प्यार के लिए अपने सारे रिश्ते मना किए। ढेरों रिश्ते आए शादी के लिए, पर मैं हर किसी को मना करती रही, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे
साथ अपनी ज़िंदगी का सात रंग बसाना चाहती थी। तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी की हर खुशी हर गम बांटना चाहती थी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ। तुम्हारे अलावा मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ चाहा था तो तुम्हारे साथ मेरे रिश्ते के बंधन बंधे। लेकिन यह बात सुनकर मुझे भी थोड़ी तसल्ली आया था और मैं थोड़ा दूर करते हुए मम्मी गुंजन को अपने पास बुलाया और गोली इधर आओ बेटा, मुझे भी तुम्हें। उन्होंने इशारा करके बोला तो मैं भी आ गया और पैर छूते, मम्मी जी अभी पापा जी की तबीयत कैसी है? तो गुंजन की माँ ने कहा अभी तो खतरे में ही है, शायद डॉक्टर ने कहा 9 बजे के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन तुम यहाँ पर कैसे? लगता है गुंजन की माँ को मेरा आना पसंद नहीं आया, क्योंकि गुंजन जिस प्रकार की बातें कर रहे थे और गुंजन की माँ, दोनों की बातों में इतना अंतर था जैसे मानो जमीन आसमान का। सभी रिश्तेदार मुझे देख करके आपस में कानाफूसी करने लगे और एक दूसरे से ऐसे बातें करने लगे जैसे गुंजन ने मुझसे गले लगा करके बहुत बड़ा पाप कर लिया। शायद पूरे रिश्तेदार इसलिए ही आए हुए थे क्योंकि गुंजन की शादी तय होने वाली थी और शायद बहुत जल्द उसकी शादी करने का प्लान था। 9 बज चुके थे। डॉक्टर ने खबर दिया कि शायद गुंजन के पापा वापस कभी ठीक ना हो पाएंगे। डॉक्टर ने सभी को कह दिया कि अब कुछ देर के ही मेहमान हैं, आप सभी कोई परिवार वाले मिल सकते हैं। बातचीत तो नहीं हो पाएगी क्योंकि हॉस्पिटल में बेहोश अवस्था में थे। डॉक्टर ने कहा कि अगर आप लोगों को मिलना है तो मिल सकते हो। पूरा माहौल गमगीन हो गया और रोने बिलखने की आवाज़ें पूरे गैलरी में गूंजने लगी। मैं भी सिहर सा गया था, जैसे मानो मातम का माहौल हो। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं था, पर लग रहा था जैसे कि उनके रोने से कि अभी देहांत हो चुका है। फिर मैंने दिलासा देते हुए गुंजन को उनकी माँ को कहा, डॉक्टर ने कहा है ना, डॉक्टर से बात करके देखो, शायद कोई दूसरे डॉक्टर से कुछ बात हो जाए। 1 घंटे बाद डॉक्टर ने सॉरी कह के बॉडी ले जाने को कहा। 2-3 दिन का पूरा कार्यक्रम कंप्लीट होने के बाद मैं उनके साथ ही था और सब कार्यक्रम हो जाने के बाद मैं गुंजन से कहा, अब जब सब चीज़ें ठीक हो रहा है तो तुम अपनी माँ को भी मेरे बारे में कह दो, सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जब भी हमारा ये सब चीज़ें बेहतर हो सकेगा, हम लोग एक दूसरे के बारे में सोच सकते हैं। गुंजन ने कहा, रहते कि यह वक्त सही नहीं है, पर तुम कह रहे हो तो माँ से ज़रूर ये सब बात भी जब भी समय मिलेगा तो कह दूँगी। यह कहते हुए मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। आज 5वां दिन था। मैं 5 दिन से गुंजन के यहाँ पर ही रह रहा था। शायद 10-15 मिनट के लिए ही घर अपने रूम पर जाया करता था, कपड़े वगैरह चेंज करने। उसके बाद मैंने गुंजन और उनके परिवार वाले का हमेशा हाथ बटाया। 5वें दिन गुंजन की माँ ने मुझसे कहा, बेटा आप भी कितने दिन तक यहाँ परेशान होते रहोगे? आप भी जाइए और अपने परिवार को टाइम दीजिए। आप भी मेरे कारण, हमारे परिवार के कारण अपना टाइम क्यों ख़राब कर रहे हो? आपके जीवन में भी कुछ समय अपने लिए और अपने परिवार के लिए निकालना पड़ेगा। तो मैंने बोला, मम्मी जी आप और मैं में कोई अंतर नहीं है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। ये वक्त सही तो नहीं है, पर फिर भी गुंजन से मैं प्यार करता हूँ, बहुत ही प्यार करता हूँ। गुंजन से शादी करना चाहता हूँ। अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए। जैसे ही हमारी पढ़ाई कंप्लीट हुआ था, मैं उस समय कोई भी नौकरी नहीं कर रहा था, इसलिए आप लोगों के पास आकर मिल नहीं पाया। मैं आप लोगों से मिलना तो चाहता था, लेकिन तब तक शायद अंकल जी का ट्रांसफ़र हो गया था। आप लोग यहाँ से कहीं बाहर चले गए थे। नहीं पता था कि आप लोग जब भी आएंगे तो मैं अपने पैर पर खड़ा होऊंगा और इस बात को ज़रूर बोलूँगा कि मैं गुंजन से शादी करना चाहता हूँ। आज जब वक्त ख़राब चल रहा है तब मेरी मुलाकात आप लोगों से हुई है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर दिलो जान से गुंजन से प्यार करता हूँ। मैं, अगर आप इजाज़त देते तो मैं गुंजन से शादी करना चाहता हूँ। यह बोल करके मैंने हाथ जोड़ा और गुंजन की मम्मी को रिक्वेस्ट किया कि गुंजन की माँ ने कहा कि बेटा वक्त तो सही नहीं है, पर एक काम करो, ये सब हालत ठीक हो जाता है, उसके बाद हम इन सब बारे में बात करेंगे। आज के लिए चले जाओ। तो मैं वहाँ से चला गया और जब 13 दिन हुए तब घर के कार्यक्रम वगैरह में शामिल होने के लिए उनसे फ़ोन करके पूछा कि मैं किस समय आ जाऊँ। तो गुंजन की मम्मी ने कहा, बेटा आज सिर्फ कार्यक्रम में आओ,
हमें जो भी सहयोग चाहिए वो हमारे परिवार वाले ढेर सारे लोग हैं, वो हमारे हाथ बटाने में, हमारी मदद करने में आगे आ गए हैं। कुछ रिश्तेदार और भी आने वाले थे, वो भी आ गए हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों का मदद हो रहा है। आप सिर्फ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आइए, मैं किसी समय भी, आप जब भी टाइम हो आ सकते हो, यह बोल कर के फ़ोन रख दिया। मैं जब कार्यक्रम पर गया तो गुंजन मुझे दिख नहीं रही थी। मैंने मम्मी जी से पूछा, क्या बात है गुंजन, नहीं दिख रही है? तो मम्मी ने कहा, गुंजन की थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए वह शायद आराम कर रही है। आपने खाया कि नहीं, यह पूछ करके मुझे बोलने लगी। मैंने उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए गुंजन को चारों तरफ अपनी नज़रों से ढूंढता रहा। नहीं दिखने के कारण मैं कमरे में जाकर ढूंढा, तभी पता चला गुंजन कमरे में बैठी हुई रो रही थी। तब मैं उसके पास जाकर पूछा, गुंजन क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? जो होना था हो गया है, होने वाला वापस से फिर से नहीं हो सकता। रोने से क्या कोई कभी लौट के आया है? अपने आप को संभालो और संभालते हुए अपने परिवार को भी अब आगे लेकर जाना है। तुम्हें ही ताकतवर बनना है, तभी तो सब कुछ ठीक हो पाएगा। ये दिलासा देते हुए मैं गुंजन को समझाने की कोशिश कर रहा था। यह बोलते हुए मैंने उसके कंधे को सहारा देते हुए हाथ रखा तो उसने मुझे अपने भाव में खींचते हुए बोली, इस बात के लिए नहीं रो रही हूँ ऋतिक। मेरी मम्मी ने और मेरे रिश्तेदारों ने, सब ने मिलकर मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। और मैंने तुम्हारे बारे में कहा भी तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। माँ ने मुझे इस प्रकार से बोला। मैं डर गई, पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, इसलिए यहाँ बैठी हुई थी। मैंने पूछा भी कि तुम्हें ऋतिक में शादी करने के लिए क्या दिक्कत है, तो उन्होंने सीधा साफ मना कर दिया कि तुम उस लड़के से शादी नहीं करोगी। मैंने पूछा भी कि ऋतिक एक अच्छा लड़का है, उसमें क्या कमी है जो मेरे साथ शादी नहीं कर सकता। यह बात बोलते हुए बहुत भपक भपक कर रोने लगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं उसे जवाब में क्या बोलूँ। और कार्यक्रम हो रहा था, मैं अपनी ज़िंदगी को टूटते हुए महसूस कर रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था अब मैं कि अपनी ज़िंदगी को कैसे शुरू करूँ। एक पल के लिए तो मन में हुआ कि गुंजन को लेकर इसी वक्त सबके सामने ही यहाँ से चला जाऊँ। फिर गुंजन और गुंजन के परिवार की इज्जत के बारे में सोचकर अपने आप को रोक लिया। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण गुंजन के परिवार की बेइज्जती हो, नाम खराब हो। साथ ही गुंजन का गलत कैरेक्टर बताने की कोशिश करने लगे लोग, यही सोचकर मैं अपने आप को रोक लिया। गुंजन ने मुझे बोला, ऋतिक मुझे अपने साथ कहीं ले चलो, मुझे नहीं रहना इन लोगों के साथ, ये मतलबी लोगों के साथ जो अपना सिर्फ और अपना सोचते हैं। यह बोलते हुए मुझे बाहों में जोर से खींचते हुए ऐसे पकड़ लिया मानो जैसे मुझे लगा कि हम दोनों के बीच से कोई हवा भी ना गुजर पाए। उस माहौल को देखते हुए मुझे ऐसा लगने लगा था, एक तरफ तो दुख और तकलीफ़ था, साथ ही साथ मैं सोच ही नहीं हो पा रहा था कि मैं अपने दुख और इस पूरी परिस्थितियों को किस तरह से बयां करूं। समझ ही नहीं आ रहा था। अंदर एक तूफ़ान और एक ढढ़स सा घूम रहा था। थोड़ी देर के लिए मैं बहक सा गया, गुंजन के बाहों में ले गया, वहीं बिस्तर पर ही उसे लेटा दिया और उसके कपड़ों को धीरे धीरे उतारते हुए अपने भी कपड़े उतारे और बिस्तर पर ही उस पर सवार हो गया। जैसे ना मालूम आज मैं और गुंजन एक हो जाएंगे। गुंजन के लिए पहली बार तो नहीं था मेरे साथ, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो चुका था, लेकिन इस परिस्थिति में गुंजन मुझे इस तरह से सपोर्ट कर रही थी। साथ ही गुंजन अपने दोनों पैरों को फैलाकर मुझे अपनी तरफ से सहयोग करते हुए खींचने लगी, जैसे मानो गुंजन भी चाहती हो हम दोनों इस वक्त इस लम्हे का पूरा आनंद लें। और साथ ही एक बार के लिए मैं भूल ही गया था कि गुंजन इस वक्त अपने घर पर है। बहुत लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन मैं सब कुछ भूल कर अब गुंजन को खुश और शांत करने में लगा हुआ था। ऐसी शांति कि गुंजन को मिलेगी तो मिलेगी, मुझे भी इस शांति में डूबने का मौका मिलेगा और उस माहौल को हम एंजॉय करने लगे। थोड़ा मशक्क़त करने के बाद मैं और गुंजन बिस्तर पे छोले खा रहे थे और पलंग की आवाज़ भी चरचर की आ रही थी। मैं और गुंजन एक दूसरे को शांति देने में लगे थे। शांति ऐसी जो साथ ही एक लम्हे को पूरी करने में एंजॉय कर रहे थे। मुझे लगता है गुंजन में एक बार शांत हो चुका था गुंजन और मैं एक बार शांत हो चुके थे और मैं जब गुंजन के ऊपर से उठने लगा तो गुंजन ने मुझे फिर से खींच लिया। जैसे लगा गुंजन अब तक शांत नहीं हुई है।
और फिर से उसने मुझे खींचते हुए चुम्बनों की बारिश करने लगी। इस बारिश में उसने मुझे पता ही नहीं कब फिर से उत्तेजित कर दिया। इस उत्तेजना में एक बार मैंने अपने माला उसके मुँह में दे दिया। तब महसूस हुआ कि गुंजन भी इस चीज़ का आनंद लेना चाहती थी। थोड़ी देर बाद मैं गुंजन को चुम्बनों की बारिश करने लगा। इस बारिश में जैसे एक बार तो गुंजन को सिहर सी गई। ऐसा लगा ही नहीं जैसे वो पहली बार कर रही हो, जैसे मानो ऐसा कुछ कर दिया है गुंजन को जो उसे बहुत ही अच्छा लगा हो। गुंजन के लिए पहली बार नहीं थी, पर उसका व्यवहार ऐसा, जैसे मानो ऐसा कुछ कर दिया है जो गुंजन को बहुत अच्छा लगा हो। और थोड़ी देर बाद मैंने गुंजन को दोबारा घोड़ी बना करके उस अवस्था में ले आया जिससे कि गुंजन को आनंद आ सके। और मैं शुरू हो गया। पता नहीं 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट कितना समय हो चुका था। हम लोग दोनों पसीने से लथपथ एक दूसरे को कह रहे हो, जीवन का पूरा सुख तुमने दिया है। और गुंजन मुझे एहसास करा रही थी कि तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी को कुछ नहीं हो सकता। अब मैं इन सब चीज़ों से दूर हो जाऊँ तो मर भी जाऊँ तो मुझे कोई गम नहीं। इन सब चीज़ों को हो जाने के बाद में गुंजन अपने आप को संभाले और संभाल कर कपड़े पहनने लगे। इसके थोड़ी देर बाद ही गुंजन ने अपने रिश्ते को और भी मजबूत कर लेंगे या बोल ही रहा था, तभी दरवाजे में खटखटाहट की आवाज़ आई। जैसे लगा कि गुंजन की मम्मी की आवाज़ दे रही हो। दरवाज़ा खोला तो पता वो सीधा अंदर आ गई। गुंजन से कही, बेटा तबीयत कैसा है तुम्हारा? गुंजन थोड़ा डर कर हड़बड़ाई और हड़बड़ाते हुए कही, ठीक है माँ। इसके बाद गुंजन की माँ ने कहा, बेटा बहुत लोग आए हैं, तुमसे भी मिलना चाहते हैं, चलो बाहर आ जाओ और सबको नमस्ते करना। सबको नमस्ते करते हुए सबकी विदाई दो। गुंजन की मम्मी जब ये सब बोल रही थी तब मुझे घूरते हुए देख रही थी, जैसे मानो चाह रही हो कि मैं इसी वक्त इस कमरे से बाहर निकल जाऊं और साथ ही साथ गुंजन की ज़िंदगी से भी, क्योंकि वो दिल से मुझे लगता है चाहती ही नहीं थी कि मैं गुंजन की ज़िंदगी में शामिल हूँ या इस परिवार में शामिल हूँ। इसी प्रकार का नज़रिया उसका मुझे देखने से लग रहा था। शाम तक मैं भी गुंजन के घर में चला गया। घर जाकर के सोचने लगा गुंजन की माँ को किस तरह से समझाऊँ कि वो मान जाए। यही सोचते हुए मैं सो गया। दूसरे दिन मैं गुंजन के घर गया तो गुंजन और गुंजन का परिवार वहाँ पे नहीं थे, कहीं गए हुए थे। लगता है श्राद्ध के लिए कार्यक्रम होता है ना, उसको करने के लिए वहाँ शायद इलाहाबाद के लिए निकल गए थे। मैंने पड़ोसियों से कंफर्म करने के लिए पूछा, शायद पड़ोसियों को पता हो। तो पता चला कि गुंजन के चाचा आए थे और वहाँ लोग इलाहाबाद में ही रहते हैं। तो सब परिवार सुबह ही उनके साथ चले गए। बाकी जो भी अनुष्ठान, कार्यक्रम, पूजा पाठ था वह शायद गुंजन के चाचा के घर पे ही होने वाला था। वो पहले से तय हो चुका था, इसलिए गुंजन और गुंजन के परिवार वाले आज ही चले गए। ये सुनकर मैं ठगा सा महसूस करने लगा, जैसे मानो मुझे ये सब चीज़ें पहले क्यों नहीं पता चली। शायद पता होती तो मैं आज जाता ही नहीं और यहीं रह जाता। आज का दिन है और वह दिन है मानो गुंजन की तलाश में आंखें ढूंढते ढूंढते थकी सी हो गई है। मैं भी सोचता हूँ काश गुंजन फिर से मुझे मिल जाती तो मैं जीवन को दोबारा शुरुआत कर लेता। पर गुंजन के अलावा मैंने किसी और के बारे में सोचा ही नहीं था। राहुल को बताते बताते आंखों में आंसू आ गए थे ऋतिक के। राहुल ये सब सुन कर के एक पल के लिए तो मानो चाचा को सैल्यूट करने का मन किया कि क्या ऐसा भी सच्चा प्यार होता है जो आज भी प्यार के लिए अपनी ज़िंदगी में किसी और को जगह नहीं दी। सिर्फ और सिर्फ गुंजन को पाने के लिए उन्होंने आज तक शादी नहीं की। राहुल सोचते सोचते वहाँ से चला गया और उठ कर के यही सोचता हुआ अपने दिमाग में बोल रहा था कि क्या चाचा जो कर रहे हैं वो सही है? क्या प्यार आज भी ऐसा होता है? प्यार के लिए चाचा ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। शाम को राहुल के दोस्त का कॉल आया और जैसे कि राहुल ने पहले से ही कुछ प्लान बना रखा हो, राहुल के दोस्त ने बोला, हाँ ऋतिक अंकल के लिए हम लोगों ने जो प्लान किया था वो फाइनल हो गया। जो तुमने बोला था मुझे एक लड़की के बारे में, उसके बारे में चाचा जी को वो पसंद भी करती है और
साथ ही साथ वो चाचा से मिलना चाहती है। मैं कब लेकर आऊँ या कब मिलने का डेट निकालूँ? यह पूछते हुए राहुल को उसके दोस्त ने क्लियर करने के लिए कहा। राहुल भी सोचने लगा, अब ऋतिक अंकल को मैं क्या बोलूँ और किस तरह समझाऊँ कि मैं उनके लिए, उनकी अकेली ज़िंदगी के लिए, उनके अकेलेपन को दूर करना चाहता था। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक बार बात करने में क्या जाता है, वैसे भी हम मुझसे प्यार करते हैं, शायद कोई बात मान जाए तो शायद उनकी ज़िंदगी में से खुशियाँ भी आ जाए और अकेलापन दूर हो जाए। ढेर सारी खुशियों की आशा के साथ कुछ अच्छी बातें हो जाएगी उनकी लाइफ में। रात का खाना बनाने में इस बार चाचा के साथ मैंने भी हाथ बटाने का सोचा। मैं भी चाचा के साथ किचन पे घुस गया और रात का खाना बनाने के लिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उन्हीं के साथ ही किचन पे था। माहौल बहुत ही खुशनुमा था। चाचा जी भी बहुत खुश थे कि मैं उनके साथ उनका टाइम स्पेंड कर रहा था। चाचा जी के साथ ऐसा फील पहली बार आया। मुझे इतने अच्छे कुकिंग करना तो आता नहीं था, पर चाचा जी के साथ रहते हुए महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे कुकिंग करना नहीं आता। ऋतिक ने सोचा जो चीज़ बताया एग्जैक्टली ऋतिक अंकल ने जो भी चीज़ बताया था एग्जैक्टली मैंने परफेक्ट बनाया। हम लोगों ने जब साथ खाना खाने लगे तो रात को मैंने वो बात करना चाहता था जो मैंने चाचा के लिए सोचा, इसलिए मैंने इस बात को छेड़ दिया। मैंने सोचा चाचा से ये बात कर ही लूँ कि चाचा आज के दिन जो आपसे बात किया उसके लिए अगर आपके दिल में कोई चोट लगी हो, ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए सॉरी। अगर आपको मेरी कोई बात हर्ट लगी हो तो उसके लिए भी माफ़ी मांगना चाहता हूं। पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि मेरा जो भी बात है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप और आपके लिए है। मेरी ज़िंदगी में सबसे प्यारा रिक्वेस्ट है, अगर बात होगा तो मेरी बात मान लो। अगर आपने मेरी बात मान ली तो मुझे देखते हुए राहुल, तुम्हारी कोई बात आज तक मैंने काटी है? बोलो तो सही क्या बात है? चाचा जी मैंने आपके लिए एक लड़की देखी है। मुझे पता है आपके जिस प्रकार से ज़िंदगी को बिताया है अपने जीवन में किसी और को जगह नहीं दी है, पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार मान लीजिए, बस एक बार मेरे कहने पर उनसे मिल लीजिए। शायद आप मिलेंगे तो मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अब उस वक्त अकेले रहने का समय तो था, अब गुजरा वो सब चीज़ गुजर चुका है। मैं चाहता हूँ आपके जीवन में जो भी अकेलापन है वह ख़त्म हो जाए, साथ ही हम इस घर में भी खुशियाँ और ढेर सारा जो प्यार है वो इस घर में माहौल खुशनुमा हो जाए, वह आ जाए। यही सोच कर मैंने आपके लिए बहुत प्यारी लड़की देखी है, जो मैं चाहता हूँ कि आप उस रिश्ते को में बनेंगे तो वह अपने आप बहुत प्यारी जोड़ी लगेगी। ऋतिक अंकल के चेहरे में देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे अंदर से गुस्से में लाल हो रहे हों और अंदर ही अंदर मुझसे गुस्सा कर रहे हों। फिर भी उन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं। उन्होंने प्यार से मुझे समझाया कि राहुल, जो 10-15 साल तक ना हो पाया वह नहीं बदलेगा। अब तो मुझे बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मेरी तकलीफ़ के साथ कोई और जुड़े और उसे भी दुख और तकलीफ़ झेलना पड़े। मेरी खुशी, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। इस तरह ज़िंदगी में उस याद को लेकर कि आज भी खुश हूँ। इस खुशियों को और किसी का गम जोड़ना नहीं चाहता। जो प्यार, जो खुशी थी वो गुंजन के साथ ही थी। मैं बेहतर समझता था शायद अब किसी और को यह खुशी ना दे पाऊँ। राहुल ने बोला, चाचा जी आप मुझसे बड़े हैं, आप समझदार हैं, पर जब मैंने होश संभाला तब से आपको अकेले देखा है। मेरी भी हसरत और इच्छा यही है कि आपकी यह जो भी अकेली ज़िंदगी है वह ख़त्म हो जाए। एक बार मिलकर देखिए, शायद आपको कुछ नयापन मिले। बाकी तो जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, अगर आपको पसंद नहीं आती है तो। ये बोल करके चाचा जी को मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया। चाचा जी मान गए। 1-2 दिन बाद हम लोगों ने मिलने का दिन तय किया था और पूरी तैयारी भी करने लगे कि अगर घर पे आते हैं तो ये सब माहौल खुशनुमा बन जाए। और इस बार हम लोगों ने प्लान किया था कि चाचा के घर में भी हम घर पे ही बुलाएंगे हम उनको। जिस लड़की की बात हम कर रहे थे उसका नाम नीलिमा था। चाचा से उम्र में भले ही 10 साल छोटी हो, पर देखने से चाचा के बराबर ही लगती थी। ऐसा लग रहा था जैसे चाचा और वह एक दूसरे के लिए ही बने हों।
मैंने पहली ही बार देख करके चाचा को बोला, चाची के लिए तो ये मुझे पसंद आ रही है, पर एक बार बात करके जो भी बेहतर समझते हैं वह देख लीजिए। यह बोल करके मैं और मेरा दोस्त ऊपर चले गए। हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। ऋतिक ने नीलिमा से मिला। कैजुअली हाय हेलो की बात हुई। वहाँ से शुरू हुआ बात का सिलसिला। नीलिमा ने अपने बारे में बताया, मैं इस वक्त कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे लम्हे ऐसे हैं जिसमें आपके बारे में मुझे राहुल ने बताया, और मुझे लगता है कि मैं आपकी ज़िंदगी में आती हूँ या आप मेरी ज़िंदगी में आते हैं तो मेरे लिए इससे प्यारा वक्त और कभी कुछ ना होगा। मैं आपसे मिलना चाहती थी। वैसे राहुल ने मुझे सब कुछ बताया था, पर मैं कुछ चीज़ें आपसे क्लियर करना चाहती थी, क्योंकि जब तक आपसे मालूम मिलूँगी नहीं तब तक मैं आगे का फ़ैसला नहीं ले सकती थी। आपके बारे में जितना सुना है उससे तो मैंने आपको अपने दिल में जगह दे दी थी, लेकिन अब सोचती हूँ कि जो भी बात हो आप एक क्लियर कर दो। ऋतिक सोचने लगता है, नीलिमा को मैं पहले से जानता तो नहीं हूँ, पर राहुल ने मेरे बारे में बहुत कुछ क्लियर कर दिया है। लगता है कि राहुल ने मेरी अच्छी इमेज बना दी है नीलिमा को, जिसके कारण वह हमेशा मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें ही बोल रही थी। नीलिमा को उसने अपने पास्ट के बारे में बताया, सब कुछ उसको क्लियर करते हुए उसने बोला, नीलिमा क्या मेरे पास्ट में जो बीता हुआ वक्त है उस चीज़ को भर पाना मुमकिन है क्या? नीलिमा सोचने लगा, नीलिमा उस पूरी कर पाएगी? ये सब चीज़ें सही होगी जो मेरे साथ पास्ट में हुआ है। मैंने इसलिए अपनी ज़िंदगी में किसी को जगह नहीं दिया था। नीलिमा ने ऋतिक का हाथ पकड़ते हुए एक बात कहा कि देखो ऋतिक, मैं हो सकता है अनुभव में तुमसे कम हूँ, लेकिन जो एक्सपीरियंस अब तक मुझे मिला है उसके हिसाब से मुझे तुम्हारे जैसा लाइफ पार्टनर अगर मिल जाए तो एक प्यार को पाने के बाद पूरी तरह से उस पर डूब कर रह सकता है। तो मुझसे ऐसा खुशनसीब कौन होगा? यह बोलते हुए नीलिमा ने अपने बाहों में ऋतिक को भर लिया और ऋतिक ने अपने मजबूत पकड़ नीलिमा के बाहों में जकड़ते हुए कस लिया। इस तरह से शादी की तारीख तय हो गई और ऋतिक नीलिमा की शादी हो गई। ज़िंदगी की शुरुआत एक बार फिर से सही और खुशनुमा तरीके से होने लगा। आज एहसास होता है कि कभी कभी छोटे बच्चे लोग भी अपने परिवार की जिम्मेदारी को बेहतर समझने लगते हैं। समझना ही क्या, एक पिछड़ा हुआ ज़िंदगी भी अधूरी ज़िंदगी को पूरा हो जाती है। अगर ये मिलाप ना होता तो शायद आज भी ऋतिक अंकल की ज़िंदगी अधूरी किताब की तरह रह जाती, जिसे पूरा करने के लिए गुंजन पता नहीं कब मिल पाती। यही सोच चल रहा था और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो को देखने के सुनने और उसके साथ अपने दिल से शुक्रिया आप लोगों का, जो आप लोगों ने मेरे साथ बना रहा मेरी इस टेलिंग स्टोरी में। आशा करता हूँ कि आप लोगों को दिल से ये वीडियो अच्छा लगा हो। साथ ही टेलिंग स्टोरी इसी तरह का देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपसे आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की प्यारी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आप किस सेगमेंट में मेरा वीडियो देखना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही मेरे इस चैनल को और मुझे प्यार मिलता है। खुशियाँ भरने के लिए बहुत आसान तरीका होता है दोस्तों, कि आप जिसके साथ शामिल हैं वो व्यक्ति आपका सपोर्ट करे। थैंक यू। इसी आशा के साथ आज की वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवार में सभी कोई खुश होंगे। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार ही रहेगा जो मुझे आगे बढ़ने में मजबूत करेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मेरे चैनल पे सिर्फ़ और सिर्फ एक परिकल्पना है, और फिर से एक बार बता दूं कि यदि आप लोगों को लगता है कि मेरे चैनल में जो भी वीडियो कंटेंट दिया जा रहा है वो आपके लायक है तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो जब भी आप लोगों को पोस्ट होगी तो आप लोगों को बहुत जल्दी नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। तो बेल आइकन को दबा करके आप लोग इसे ऑन कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए।